Here first problem is, if a particle moves a distance at speed v1 and comes back with speed v2, then v average is equal to 2v1 v2 upon v1 plus v2। इसमें क्या है कि क्या किया हमने, सपोज किया कि पार्टिकल ए से बी तक जाता है, पॉइंट ए पॉइंट बी, और इस डायरेक्शन में स्पीड इसकी v1 है और रिटर्न जर्नी में इसकी स्पीड v2 है। डिस्टेंसेस सेम है, ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल टू बी ए। तो जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सपोज ए बी इज इक्वल टू एस, ये डिस्टेंस सपोज कीजिए एस है, तो एस जाने की, एस वापस आने की, अपॉन जाने में सपोज कीजिए टाइम t1 लगा, आने में सपोज कीजिए t2 लगा। एस ऊपर हो जाएगा 2s, नीचे t1 प्लस t2। हियर t1 कितना होगा, t1 इक्वल टू डिस्टेंस s सपोज कीजिए t1 टाइम है a टू b का और b टू a का टाइम है हमारा t2। तो t1 जो होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी जो कि हमारी v1 है, सॉरी स्पीड, और t2 जो है ये हो जाएगा डिस्टेंस s अपॉन स्पीड v2। Therefore v average is equal to 2s अपॉन s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2 इज इक्वल टू 2s, s डिनोमिनेटर में कॉमन कर लिया, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, s कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, it will be equal to 2 v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2 इक्वल टू ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। This implies v average is equal to twice v1 v2 upon v1 plus v2। तो अगर हमें सपोज कीजिए a से b तक जाने की स्पीड पता है, पॉइंट a से b की जाने की स्पीड पता है, ये स्पीड v1 है, और आने की स्पीड पता है v2, तो एवरेज स्पीड जो है इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो a टू b जाता है और a टू c टाइम उसका t लगता है और फिर अगेन c टू b भी उसका टाइम t है। मतलब ये दो इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं और इन टाइम इंटरवल्स में वो v1 और v2 स्पीड से ट्रैवल करता है। तो ऐसे केस में जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है v1 प्लस v2 अपॉन 2। इसे हम देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है वो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमारे पास s है, ये टोटल डिस्टेंस है। पहले वो टाइम t में x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, तो रिमेनिंग डिस्टेंस s माइनस एक्स भी t टाइम में ट्रेवल कर रहा। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास t हाफ और प्लस ये हाफ में t
हाफ टाइम t और ये हाफ टाइम t, मतलब टोटल टाइम हो जाएगा 2t। इस s को लिख सकते हैं x प्लस s माइनस एक्स अपॉन 2t, और जो डिस्टेंस है x, इसको लिखा जा सकता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले स्पीड v1 है, टाइम t ही है। सेकंड, ये जो डिस्टेंस है s माइनस एक्स, इसको भी लिख सकते हैं यहाँ की स्पीड v2 इंटू टाइम अपॉन डिनोमिनेटर में 2t है। t कॉमन करके कैंसिल कर लीजिए, v1 प्लस v2, t न्यूमरेटर से कॉमन करिए, 2t कैंसिल, अपॉन 2। तो इस केस में हमने देखा कि अगर हाफ टाइम ट्रेवल करता है v1 स्पीड से और अगला हाफ टाइम भी ट्रेवल करता है और वो ट्रेवल करता है v2 स्पीड से, तो जो एवरेज स्पीड होती है वो हो जाती है v1 प्लस v2 अपॉन 2। इसके बाद हम एक्सेलरेशन डिस्कस करेंगे। नाउ एक्सेलरेशन, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको ज़रा समझ लिया जाए। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन ए, इसको डिफाइन किया जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका ये रेशियो है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होती है। डायरेक्शन हमने लिख दिया है सेम एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के बारे में तो हम जानते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए, और इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हम कम कर दें, मतलब वेक्टर यहाँ से कट कर दें, सिर्फ इतनी ही लेंथ रखें, तो भी ये वेक्टर चेंज हो गया। या फिर हम ऐसा कर दें, मैग्नीट्यूड इतना ही रखें, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, इसे किसी और डायरेक्शन में इधर कर दें या इधर कर दें या किसी और डायरेक्शन में कर दें, तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो अब एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर है। तो एक्सेलरेशन को चेंज हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, और या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, और एक तीसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं कि दोनों ही चेंज कर दें। कि हम क्या क्या कर दें, अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। तो पहला क्या चेंज कर सकते हैं कि अगर, तो वेक्टर चेंज करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज कर दें तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, चेंज इन द डायरेक्शन। चेंज द मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा। और अगर दोनों ही चेंज कर दें तो भी हमारा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब चेंज द डायरेक्शन का एक एग्जांपल हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है। इसमें भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। कभी पोजीशन ए पे है पार्टिकल, फिर बी पे है, फिर सी पे है, डी पे है। ए पर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड है, ये v1 हमने लिख दिया यहाँ पे वेलोसिटी। बी पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v2, सी पर वेलोसिटी v3 है, और यहाँ पर v4 है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जो v1, v2 और v3, v4 हैं, इनके मैग्नीट्यूड जो हैं वो इक्वल हैं। v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो v2 के इक्वल है, v2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और ये v3 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। केवल डायरेक्शन ही बस चेंज हो रही हैं, v3,
और ये v4 के इक्वल है। ये डायरेक्शंस बस चेंज हो रही हैं, डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं क्योंकि इसमें कोई अंदर की तरफ सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा होगा। इसे हम अलग एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स को अभी यहाँ डिस्कस नहीं करना है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही हैं क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही हैं। तो यहाँ पर भी एक एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। ये सेंटर की तरफ होता है, ये एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होता है और ये इसलिए है एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी जो हैं वो चेंज हो रही हैं। और वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही हैं? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर्स जो हैं इनकी देखिए हर जगह पे डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, जबकि स्पीड सबकी सेम है। मान लो इनकी सबकी स्पीड का मैग्नीट्यूड v है, तो स्पीड सबकी सेम है, लेकिन क्या हो रहा है, इनकी डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं। और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इसलिए इसको बोल रहे हैं कि अगर ये पार्टिकल ट्रेवल करता तो ये इधर जाता, लेकिन हो क्या गया है, ये यहाँ नहीं गया है। जिस समय इसे यहाँ पर होना चाहिए उस समय यहाँ ना होके ये सेंटर की तरफ जो है, सेंटर की तरफ ये इधर हो जाने के बजाय यहाँ पर आया है, इस जगह पर। तो वो सेंटर की डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी चेंज आया, ये इसकी वजह से इस पर सेंट्रीपेटल मतलब इस वेलोसिटी चेंज की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हम लोग बोल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर डिस्कस नहीं करना है, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर सिर्फ हमें यही बताना है कि स्पीड की डायरेक्शन जो है, वेलोसिटीज़ की जो डायरेक्शंस हैं वो चेंज होती जा रही, इस वजह से इसमें एक्सेलरेशन है और उसे हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे कि जिसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कभी यहाँ पर है और यहाँ पर इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन a to b है और वेलोसिटी की वैल्यू है v1। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है सपोज़ कीजिए v2, और वो इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि मान लीजिए इस पर या तो रिटार्डिंग फोर्स लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इसकी डिक्रीज़ हो जाएगी, और या फिर ऐसा कोई फोर्स लगा हुआ है जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वेलोसिटी मान लीजिए इंक्रीज़ हो गई। तो अब अगर v1 से v2 थोड़ा सा बदल के आ गई, कुछ थोड़ा सा चेंज हो गई, तो यहाँ पर भी एक एक्सेलरेशन होगा। अब चेंज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसका एक एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस मोशन में क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल ट्रेवल करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन या फोर्स का एक कंपोनेंट उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगा, तो इसकी वजह से इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। और दूसरी चीज़, एक फोर्स जो होगा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। इस वजह से ऊपर भी हो सकता, नीचे भी हो सकता, अगर वेलोसिटी वेक्टर हमारा इधर है या पीछे की तरफ है तो ये परपेंडिकुलर होगा, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे भी सेंट्रीपेटल फोर्स में बताया था कि वेलोसिटी, जैसे पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो वेलोसिटी वेक्टर का क्या चेंज हो जाता था, इसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, क्योंकि फोर्स इसका सेंटर की तरफ ये लगता था। तो क्या हो रहा था, वेलोसिटी पहले सपोज़ कीजिए v1 थी, तो चेंज होके थोड़ी देर बाद v2 हो गई। ये चेंज हो रही है वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन चेंज होती जा रही है क्योंकि इस पर फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ठीक इसी तरीके से इसमें वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से एक इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जाएगी वेलोसिटी की। फोर्स का अगर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही नहीं, वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल जो एक फोर्स लग रहा है, इसके अलावा अगर किसी भी डायरेक्शन में एक और फोर्स लग जाएगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो ही जाएगी वेलोसिटी वेक्टर की। इस डायग्राम में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ। इसमें एक पॉइंट P है, दूसरा पॉइंट Q है। पॉइंट P पर वेलोसिटी पार्टिकल की v है और इसके करस्पॉन्डिंग टाइम जो है वो t है। ये इसके करस्पॉन्डिंग टाइम है, यहाँ पर t है टाइम। यहाँ पर पॉइंट Q पर वेलोसिटी हमारी v प्लस डेल्टा v है पार्टिकल की, और इसके करस्पॉन्डिंग टाइम जो है t प्लस डेल्टा t है। तो ओरिजिन से
इस पॉइंट S तक का जो टाइम है वो हमारे पास है t, और ओरिजिन से यहाँ तक का टाइम जो कैपिटल T तक का है वो है t प्लस डेल्टा t। तो ये P से R के बीच का जो टाइम हुआ, मतलब ये ST अगर टाइम देखा जाए, टाइम इंटरवल, तो ये डेल्टा t हो जाएगा, जो कि हो जाएगा ये t प्लस डेल्टा t माइनस t, कहने का मतलब हो जाएगा डेल्टा t। ऐसे ही यहाँ t से q तक की जो हाइट है वो है v प्लस डेल्टा v, और q से r तक की हाइट है ये है हमारी v, तो ये हाइट हो जाएगी डेल्टा v। और डायग्राम से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास tan अल्फ़ा है, सपोज़ कीजिए P और Q को हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें और ये स्ट्रेट लाइन पीछे एक्सट्रापोलेट करें, तो टाइम एक्सिस को पॉइंट L पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो लाइन हमारी PQ है, ये टाइम एक्सिस साथ अगर अल्फ़ा एंगल बनाती है, तो यहाँ पर भी एंगल जो बनेगा इस लाइन का वो भी अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये अब हमारे पास डायग्राम से इस ट्रायंगल में अगर देखें, ट्रायंगल PQR में, तो इन ट्रायंगल PQR हम लिख सकते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। तो ये जो फ्रैक्शन आया डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ये जो है इसे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसे ही बोला जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि एवरेज एक्सेलरेशन जो हो गया, एवरेज एक्सेलरेशन जो हुआ, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और ये tan अल्फ़ा के इक्वल है। tan अल्फ़ा जो है, एंगल जो अल्फ़ा है, यही एंगल यहाँ पर भी है, और एंगल का tan स्लोप होता है, तो हम इसे बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन PQ। जो PQ लाइन का स्लोप है इसे बोला जाएगा एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। और अब अगर यहाँ पर हम कैलकुलेट करें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हमें सपोज़ करना पड़ेगा कि पॉइंट Q जो है पॉइंट P के बहुत ही पास है। सपोज़ कीजिए पॉइंट Q यहाँ पर है, तो यहाँ अगर पॉइंट Q होता तो लाइन जो PQ है वो ऐसे पास होती, ऐसे। और अगर पास में होता हमारा ये पॉइंट Q, यहाँ तो लाइन ऐसे जाती। लेकिन अगर इसके बहुत वेरी क्लोज टू P हो जाए, कहने का मतलब ये है कि Q अगर वेरी क्लोज टू P हो जाए, तो इस केस में डेल्टा T टेंस टू जो है वो 0 हो जाएगा। और इस केस में हम लोग जो एक्सेलरेशन है उसे लिखेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ऐसे केस में जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा उसे लिखा जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। ये एक वेक्टर है, इसे शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं dV अपॉन dt, टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। इस डायग्राम में हमने VT ग्राफ के पॉइंट P पर वेलोसिटी V है और टाइम T है, एक टेंजेंट डाला है, और सपोज़ कीजिए ये टेंजेंट T एक्सिस के साथ थीटा एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी पार्टिकल P की, उसे अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा उसे अगर A कहें, तो ये जो A एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास dV अपॉन dt, और ये हो जाएगा इस पॉइंट पर स्लोप मीन्स इक्वल टू tan थीटा। अब अगर सपोज़ कीजिए
कि यहाँ पर ये स्लोप है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, अगर ए का मैग्नीट्यूड की बात कहें तो ये हो जाएगा इस स्लोप का dv/dt का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा tan थीटा का मैग्नीट्यूड। तो अगर थीटा हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल थीटा हमारे पास जो है हो जाए 30 डिग्री, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मतलब 1/√3, और अगर ये सब SI यूनिट्स में हैं V और T, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ ऑन T एक्सिस, टाइम एक्सिस जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमारे पास एक VT ग्राफ है जो स्माइलिंग ग्राफ है, कहने का मतलब है ये जैसे फेस स्माइलिंग फेस है, ये जो है कर्वेचर इस टाइप का इसका कर्वेचर है, ऊपर से कॉनकेव है और नीचे से कॉन्वेक्स है। पॉइंट 1 पे हमने टेंजेंट डाला है और उसका जो है एंगल T एक्सिस साथ α1 है, और पॉइंट 2 पे जो एंगल है टेंजेंट है उसका T एक्सिस साथ एंगल α2 है। तो डायग्राम से क्लियर है कि α2 इज़ ग्रेटर दैन α1, और इस केस में हमारा tan जो होगा वो भी tan α2 विल ऑल्सो भी ग्रेटर दैन tan α1। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन A1 से, जो पॉइंट 2 पर एक्सेलरेशन है वो A1 से ज़्यादा होगा। तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ होते हैं। अब हमने यहाँ पर एक क्राइंग कर्व लिया है, कहने का मतलब ये है कि इस कर्व की जो कॉन्केविटी है वो डाउनवर्ड है, और इसको क्राइंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो क्राइंग फेस होता है वो ऐसा होता है, तो क्राइंग कर्व बोल दिया। पॉइंट 1 पे जो टेंजेंट है उसका एंगल α1 है, और जैसे टाइम एक्सिस पे आगे गए पॉइंट 2 पे गए तो यहाँ पर जो T एक्सिस साथ एंगल है टेंजेंट जो पॉइंट 2 पे डाला उसका T एक्सिस के साथ जो एंगल आएगा उसको हमने ऐसे यहीं पे T एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल के देख लिया, α2 है, तो α2 जो है वो लेस दैन α1 है। इसका मतलब ये हुआ कि tan α2 विल ऑल्सो बी लेस दैन tan α1। इसका मतलब ये हुआ कि A2 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट 2 विल बी लेस दैन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट 1। तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ होते हैं। कौन से ग्राफ होते हैं? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ। पहला था इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ, ये है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ। अब इस VT डायग्राम में 4 वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइंस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्ट्रेट लाइन होने की वजह से इनके स्लोप्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं। स्लोप्स कांस्टेंट होने की वजह से इनके एक्सेलरेशन जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे तीनों के लिए ही। तो इस केस में जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं तो स्लोप कांस्टेंट होते हैं, और ऐसे केस में हमारे एक्सेलरेशंस कांस्टेंट हो जाते हैं। स्ट्रेट लाइन VT ग्राफ मीन्स कांस्टेंट स्लोप, इसका मतलब हुआ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप ही जो होते हैं वही एक्सेलरेशन होते हैं। अब लाइन 1 की बात करें, लाइन 1 की बात, ये T एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका जो स्लोप होगा 1 का, ये स्लोप जो होगा वो होगा 0, 1 का स्लोप होगा 0, क्योंकि ये T एक्सिस के पैरेलल है तो T एक्सिस साथ इसका एंगल 0, तो उसका tan भी 0। तो इस केस में
इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब है कि वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी v, ये कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सपोज कीजिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी अगर v0 है तो फिर इस पूरे ग्राफ में टाइम आगे जाता जाएगा, लेकिन जो वेलोसिटी है वो v0 ही बनी रहेगी। तो ये हुआ आपका ग्राफ नंबर 1। अब बात करते हैं ग्राफ नंबर 2 की। वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, स्लोप चूँकि कांस्टेंट है इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो स्लोप 2 की बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एज स्लोप जो है इसका वो कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ है ये। और ग्राफ नंबर 3 के लिए अगर बात करें तो ये भी सेम ऐसा ही है, लेकिन एक बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ 3 का स्लोप है, अगर हम एक ऐसे लाइन डालें टी के पैरेलल, यहाँ से एक लाइन डालें टी के पैरेलल, ये लाइन हमने टी के पैरेलल डाला, तो अगर ये एंगल देखें, अगर ये अल्फ़ा है 2 का और ये बीटा है एंगल, तो बीटा जो है, बीटा इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा। इसका मतलब है कि tan बीटा जो होगा वो ग्रेटर दैन होगा tan अल्फ़ा के, tan अल्फ़ा से। तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन थर्ड लाइन का होगा वो ग्रेटर होगा एक्सेलरेशन जो होगा 2 लाइन से। इसका मतलब है कि जो इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ लाइन 3, ये क्या होगा? ये ग्रेटर होगा एक्सेलरेशन ऑफ लाइन 2। तो 2 से 3 का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, जबकि ये भी हमारे पास जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ही है, एक्सेलरेशन 3 के लिए कांस्टेंट है, बट 3 का एक्सेलरेशन सेकंड से ज़्यादा है। अब बात करते हैं ग्राफ 4 की। जो स्ट्रेट लाइन 4 है, इसका अगर यहाँ से एंगल देखें तो 90 से ज़्यादा है ये एंगल, ये एंगल 90 से ज़्यादा है। अगर इस एंगल को हम थीटा बोलें तो ये थीटा जो है वो ग्रेटर दैन 90 है। फोर्थ लाइन की बात कर रहे हैं, फोर्थ ग्राफ की। तो थीटा जो है वो 90 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा जो है, tan थीटा वो जो है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। tan थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि ये थीटा जो है वो 90 से 180 के बीच है, और सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब 90 से ज़्यादा है, और 180 से कम है, इसका मतलब 90 से 180 के बीच है। तो इसका मतलब है कि tan थीटा जो होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में चूँकि नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो फोर्थ के लिए क्या हुआ? एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो हुआ वो नेगेटिव हुआ फोर्थ के लिए। एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो सपोज़ कीजिए, इसके लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि एक पार्टिकल है जिसको हमने पॉइंट O से अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, और इस पार्टिकल का मास m है। सपोज़ कीजिए कि अपवर्ड डायरेक्शन हमने पॉजिटिव एज्यूम कर ली। मान लो कि ऊपर की डायरेक्शन जो है O से A की, ये पॉजिटिव है। तो अगर ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन,
इसको हमने अगर पॉजिटिव लिया तो यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है? वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और हम सारी क्वांटिटीज़ जो अपवर्ड डायरेक्शन में हैं उन्हें पॉजिटिव ले रहे हैं। तो अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है जी, ये इसके अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर इसको हम क्या लेंगे? इसको नेगेटिव लेंगे। तो जब भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अगेंस्ट होती है तो वेलोसिटी डिक्रीज़ करती है। धीरे धीरे जाके यहाँ पर वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पीड घटती जा रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। तो जो रिजल्टेंट आ रहा है वो धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा। तो धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता गया तो अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज़ का सम होगा यहाँ पर हो जाएगा ज़ीरो। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो बढ़ेगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा ग्रेविटी है। तो फिर वो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़ीरो से बढ़ेगा और नीचे की तरफ ये वापस पार्टिकल आएगा ओ की तरफ। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक ऐसा एक्सेलरेशन कि जिधर हमने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लिया है उसके अपोजिट है, इसका ये मतलब होता है। और फिर जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, चूँकि वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है एक्सेलरेशन के जब अगेंस्ट होती है, तो फिर वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और पार्टिकल जो है वो वापस ट्रेवल करेगा अपनी इनिशियल डायरेक्शन की तरफ। जबकि रिटार्डेशन जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है हमें रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में। सपोज़ कीजिए कि एक बॉडी एक रफ सरफेस पे v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दी गई। अब इस पर फ्रिक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड रिड्यूस होगी और अल्टीमेटली कहीं पर जाके ये बॉडी रुक जाएगी, इसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर है रिटार्डेशन। यहाँ पर वेलोसिटी लगातार कॉन्टिन्यूसली घट रही और ये वापस नहीं जाएगा इस डायरेक्शन में, ये वापस इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। तो ये है यहाँ पर रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें ठीक से समझना है। रिटार्डेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ तो होती है लेकिन बॉडी जो है अल्टीमेटली रेस्ट में आ जाती है, फिर वापस जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती। जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन में ऐसा नहीं होता। नेगेटिव एक्सेलरेशन में ट्रेवल कर सकती है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है बॉडी। नेगेटिव एक्सेलरेशन हमारा वेक्टर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। जबकि रिटार्डेशन जो होता है वो स्केलर होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पार्टिकल मूव कर रहा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। अ बॉडी is said to have uniform acceleration if magnitude and direction of the acceleration remains constant during particle motion। इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है। पैराबोलिक मोशन में क्या होता है? पैराबोलिक मोशन में देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, कितना होता है? जी होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी कांस्टेंट होता है। लेकिन चलता किधर है? पार्टिकल ट्रेवल कैसे करता है? पार्टिकल तो पैराबोलिक पाथ पे ट्रेवल करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट होने का मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा या डायरेक्शन चेंज हो रही है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा या डायरेक्शन चेंज हो रही, या दोनों ही चेंज हो रहे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बताने जा रहे कि अगर वेलोसिटी हमारी जो है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट x है
कहने का मतलब है कि v x का फंक्शन है। तो एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस केस में हम लिखेंगे जो कि dv अपॉन dt होता है, इसे हम लिख सकते हैं dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी v, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं dv ओवर dx इंटू v, या हम इसे लिख सकते हैं v dv ओवर dx। तो एक्सेलरेशन का ये भी फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, v dv अपॉन dx। ये तब यूज़ किया जाता है जब वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है। अब अगर कोई एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू a0 माइनस a1t प्लस a2t स्क्वायर, और हमसे कहा जाए कि एक्सेलरेशन बताइए इसका क्या होगा, तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt आएगा, वो हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ a0 माइनस a1 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, d अपॉन dt ऑफ t प्लस a2 बाहर हो जाएगा, d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसे अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस a1 t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस a2 t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस a1 प्लस 2a2t। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए। एक जब फर्स्ट टाइम किया तो ये वेलोसिटी आई t टाइम पर, अब दोबारा करना पड़ेगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो d अपॉन dt जो वैल्यू आई dx अपॉन dt, इसको दोबारा करना है, तो दोबारा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ माइनस a1 प्लस 2a2 बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt ऑफ t, ये हो जाएगा पहले का, इसका ये 0 हो गया, प्लस 2a2 और t का हो गया डिफ्रेंशिएशन 1। तो हमारे पास आंसर आया a इज इक्वल टू 2a2, ये आंसर आया इसका। अब यहाँ एक और एग्जांपल, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन velocity is inversely proportional to t, velocity is proportional to t, velocity is proportional to square root t, velocity is acceleration is constant। ये चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। अब इनको देखना है कि हमारे पास कौन सा इनमें ऑप्शन करेक्ट है। तो गिवन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, इसका मतलब है कि जो s है वो t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब अगर यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो फिजिक्स में रूल है कि यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लग जाता है, जो हमने k एज्यूम कर लिया, तो यहाँ k t स्क्वायर हो गया। वेलोसिटी निकालने के लिए इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशिएट किया तो 2kt आ गया इसका डिफरेंशिएशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको अगेन फिर से डिफरेंशिएट किया तो 2k बाहर हो गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 2k आ गया इसका एक्सेलरेशन। तो इसके ऑप्शंस जो बी और डी हैं उन पे अगर गौर करें तो वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी, देखिए वेलोसिटी इससे प्रोपोर्शनल टू टी आया, और एक्सेलरेशन देखिए कांस्टेंट आया, तो डी में है एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, तो बी एंड डी जो है ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट इज़ गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5, द एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड विल बी। ये चार ऑप्शंस है हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो गिवन है x इज इक्वल टू दिस, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हमारे पास dx अपॉन dt मतलब वेलोसिटी आ गई। दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया इसी एक्सप्रेशन को, तो दोबारा करेंगे तो t का 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, सिर्फ 4 आ जाएगा राइट साइड में। तो अभी चूंकि ये t से फ्री है तो t का कोई भी वैल्यू हो जाए, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पूछा गया है, बताइए कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। t की हर वैल्यू के लिए एक्सेलरेशन इसका यही है, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर लेकिन यहाँ t आया होता तो t की वैल्यू रखते, तो डिफरेंट टाइम पे वो डिफरेंट होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर t से फ्री है, तो एक्सेलरेशन जो यहाँ पर है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आया।
अब यहाँ पर हमको गिवन है कि जो t है, x जो है वो ये है, और हमसे पूछा गया है कि बताइए इसमें द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल रिस्पेक्टिवली बी। 4 ऑप्शंस हैं, वो क्या होंगे? तो सबसे पहले हमने डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन नोट किया, इसे डिफ्रेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आ गई। अब इनिशियली कहने का मतलब है, इनिशियली का मतलब होता है टाइम 0 पे, तो टाइम 0 हमने सेट किया इस वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू आ गई जब टाइम 0 था। इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दिया, दोबारा से अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसको, तो इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करके इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा -5 का, और ये 12 बाहर हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास 12 आ जाएगा, t से फ्री आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट रहेगा। यहाँ एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x गिवन है और पूछा गया है कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू 0 एट टाइम, तो वो टाइम बताना है। तो सबसे पहले जिस पे एक्सेलरेशन 0 हो जाए, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन नोट की, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करने से हमें ये एक्सप्रेशन मिला। एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आई वो ये आई, और एक्सेलरेशन को 0 के इक्वल कर दिया, तो यहाँ पर ये देखिए एक्सेलरेशन को 0 कर दिया, 0 करने से t की वैल्यू आ गई। ऑप्शन हमारा सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एबव एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल जो भी पहले हमने डिस्कस किया है, द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल t = 1 to t = 3 सेकेंड विल बी। तो वेलोसिटी हमने निकाली थी कि ये आई थी, वेलोसिटी की वैल्यू ये निकल के आई थी हमारी, तो t = 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? t = 1 सेकेंड पे इस पे हमने 1 पुट कर दिया, तो ये हो गई। t = 3 सेकेंड दूसरी वैल्यू है, तो 3 सेकेंड पुट कर दी, ये आ गई। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब t = 3 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो ये है, और t = 1 सेकेंड पे वेलोसिटी ये है हमारे पास, ये, और नीचे टाइम इंटरवल सॉल्व किया, इतना आंसर आ गया, आपका ऑप्शन सी हो गया। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें वेलोसिटी जो है x का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है। देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट गिवन है x = √v + 1, तो यहाँ से हमने क्या किया, और इसमें पूछा गया एक्सेलरेशन बताइए जब x = 5 यूनिट हो, तो x = √v + 1 हमने नोट किया, यहाँ से x² आ गया, v + 1 स्क्वायर कर दिया बोथ साइड्स का, तो v आ जाएगा x² - 1। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? dv/dx = 2x। अब इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला बताया था अभी हमने? v dv/dx, तो जब करोगे तो v की वैल्यू कितनी हमारे पास है? ये है x² - 1, तो ये पुट कर दी यहाँ पर x² - 1 v की जगह पर, v की जगह पुट कर दी, और dv/dx 2x पुट कर दिया, बस इसको सॉल्व कर दिया, x = इसको मल्टीप्लाई किया और वैल्यू पुट कर दी, x = 5, हमारे पास 240 यूनिट्स आ गया, ऑप्शन सी हो गया इसका। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, आफ्टर व्हिच इट डिसेलरेट्स एट कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट। If the total time elapsed is t second, the maximum velocity of the car will be। मतलब ये है, डायग्राम गिवन है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है कार का t1 टाइम तक, और सपोज़ कीजिए कि उसके बाद इसका रिटार्डेशन होने लगता है t2 टाइम तक। t1 + t2 गिवन है कि टोटल टाइम जो है वो t है, मतलब गिवन है ये कि t1 गिवन ये है कि t1 + t2 t1 + t2, यहाँ पर हमने डायग्राम दिखाया है, और डायग्राम में ये इसका एक्सेलरेशन है t1 टाइम तक पार्टिकल का अल्फ़ा, और ये रिटार्डेशन है बीटा। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि इधर से एंगल जो है वो नेगेटिव होगा, मतलब एंगल तो पॉजिटिव होगा, वो 90 से ज़्यादा होगा। तो इस केस में
रिटार्डेशन का मतलब है ये जो एंगल का tan आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो हम इधर से ही डायरेक्टली ये ले रहे हैं, tan θ2 बोल देंगे, वो बीटा है। हम बोल देंगे कि tan अल्फ़ा जो है, tan θ1 जो है वो अल्फ़ा है, और tan θ2 जो है उसको बोल दे रहे कि वो बीटा है। और T1 + T2 की जो वैल्यू है वो हमारी है T। तो यहाँ से tan θ1 की जो वैल्यू होगी, tan θ1 वो अगर डायग्राम से देखें, डायग्राम से, तो डायग्राम से हो जाएगा tan θ1 = Vmax, ये हाइट Vmax अपॉन T1, Vmax अपॉन T1, और tan θ2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा Vmax अपॉन T2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा हमारा T1 = Vmax अपॉन tan θ1, और T2 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास Vmax अपॉन tan θ2। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो T1 tan θ1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो Vmax अपॉन tan θ1 हमारा है अल्फ़ा, कॉमा T2 हमारे पास हो जाएगा Vmax अपॉन बीटा। ऐड कर दीजिए, T1 + T2 निकाल लीजिए, T1 + T2 हमारे पास है, यहाँ से हो जाएगा Vmax अपॉन अल्फ़ा प्लस Vmax अपॉन बीटा। तो यहाँ से हमारे पास T1 + T2 तो T है, तो इसकी जगह हम T सब्सटीट्यूट कर दें। T = Vmax राइट साइड में कॉमन कर लीजिए, तो आ जाएगा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो यहाँ से T = आ जाएगा Vmax अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से अगर हम Vmax निकालें तो Vmax हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू T। तो ये हमारा Vmax यहाँ से आ गया। अब इसके बाद मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें बस इतना ही।